नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और इस खास बुलेटिन में आधा घंटे में हम समेटते हैं देश भर की तमाम अहम खबरें जो दिन भर चर्चा में छाई रही। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल की। दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों के करीब 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह से ओपीडी सेवा ठप पड़ गई। सोमवार को दिल्ली के 17 बड़े अस्पतालों के करीब 15,000 रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इन डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और जीडीपी सहित ज्यादातर बड़े अस्पतालों में ओपीडी में कोई कामकाज नहीं हुआ। दूर दराज से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वालों को बिना इलाज कराए ही घर लौटना पड़ा। कहा जा रहा है कि जीटीबी अस्पताल में पानी नहीं मिलने से ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे, जबकि लेबर रूम और वॉशरूम में भी पानी नहीं है। लेबर रूम है, वहाँ पे पानी का जरा सा भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम में एक पानी नहीं है, दाना बिस्लेरी लेकर वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए 25 पेशेंट हैं, जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं 5 का ही ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पानी नहीं है, 20 ऐसे ही पड़े रहेंगे। इलाज नहीं मिल पाने से नाराज मरीजों के परिजनों ने कई जगहों पर विरोध जताया। बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के बाहर तो परिजनों ने सड़क जाम कर दी। जाहिर सी बात है, मेडिकल सेवा एक ऐसी सेवा है जहां अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएं तो मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों के रुख पर एतराज़ जताया और उन्हें जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करने को कहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि हड़ताली डॉक्टरों की मांग जायज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों की जायज मांग को मानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं। सूत्रों का दावा है कि हड़ताली डॉक्टरों के सख्त रवैये को देखते हुए सरकार एस्मा लगाने से भी नहीं हिचकेगी। डॉक्टर अस्पताल में अपनी सुरक्षा, दवा मिलने, जांच मशीन ठीक होने और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। हमारी डिमांड है हॉस्टल से लेके, हॉस्टल में हमारे पास 1,500 रेजिडेंट हैं, जैसे आरएमएल और सफदरजंग में 1,500 और रूम हमारे पास 150 और 100 के आसपास हैं। और हम लोग लॉन्ग स्टेज में काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अगर 36 आवर ड्यूटी करके आते हो तो आपको कम से कम रूम ढंग से मिले। और जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास हॉस्टल का, वो लीकिंग है। बहुत सारी जगह पानी की दिक्कत है, डॉग एंड कैट बहुत ऐसे ही घूमती रहती हैं। और उन लोगों को जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनको हम सुनने के लिए तैयार भी हैं और सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं। तो मेरा अपना ये कहना है कि उन लोगों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। और चलिए बात करते हैं विश्व योग दिवस और उसकी वजह से शुरू हुए विवादों की। योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की गैर मौजूदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट करके कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे, लेकिन हामिद अंसारी के दफ्तर की सफाई के बाद इस पूरे मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट के जरिए योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे, लेकिन विवाद बढ़ा तो राम माधव ने ये कहकर ट्वीट वापस लिया कि हामिद अंसारी तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। I gave to know that he was unwell. That's fine. But he said he was not unwell. He was not invited for the event. Because if you really want to make it, That's why I said. That's why I said no further discussion on that from my side. लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने साफ किया कि हामिद अंसारी की तबीयत ठीक थी और वो कार्यक्रम में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें कार्यक्रम का न्योता ही नहीं मिला था। इस विवाद के बाद आयुष मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए सफाई दी। chief guest we called as a prime minister as a chief guest, and as per the warrant of presidents we cannot call vice president. They are above the prime minister. That's why you are not called them. इस विवाद के बाद कांग्रेस ने राम माधव और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से माफी मांगने की मांग की है। प्लेटफॉर्म बन गया है। उधर आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की भी ट्विटर पर जमकर दिन भर आलोचना हुई। वजह थी योग पर दिया गया येचुरी का बयान। इंटरनेशनल योग डे पर येचुरी ने योग करने वालों की तुलना कुत्ते से की थी। हालांकि इस विवादित टिप्पणी के बाद येचुरी ने सफाई भी दी है। What I had said, it is there in print in my column that I fortnightly write. It is there in print for everybody to read. I had said that yoga and yoga asanas are helpful to lead a healthy life. But the priority of the government should be to actually keep people alive. और अब खबर जितेंद्र तोमर से जुड़ी हुई। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने आज खारिज कर दिया। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री मामले में तोमर को दिल्ली पुलिस ने 9 जून को गिरफ्तार किया था और याचिका रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उन पर फर्जी डिग्री का आरोप है और इस हालात में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने तोमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
और दिल्ली के बाद रुक करते हैं मुंबई का। मुंबई में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। मलाड के काचपाड़ा इलाके में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले मालवनी में शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। मालवाड़ी में हुए हादसे के बाद से मुंबई में नकली शराब बेचने वालों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को तोड़ा और लाखों की नकली शराब को नष्ट कर दिया। शराब माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी जारी है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए राजू लंगड़ा और उसके साथियों को सोमवार को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 26 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मरने वालों के परिवारों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस मामले में 8 पुलिस वालों को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। साथ ही एक्साइज विभाग के 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। और भारतीय नौसेना के जवानों ने एक बार फिर हौसले और हिम्मत की एक नई मिसाल पेश की है। नौसेना के जांबाजों ने मुंबई के पास समंदर में डूब रहे जिंदल कामाक्षी जहाज पर सवार सभी 20 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। मुंबई से करीब 75 किलोमीटर दूर मालवाहक जहाज जिंदल कामाक्षी में फंसे सभी 20 लोगों के लिए भारतीय नौसेना के जवान फरिश्ता बनकर आए। रविवार रात नौसेना को जानकारी मिली कि कोच्चि की ओर जा रहे इस जहाज में पानी भर चुका है और ये जहाज डूब रहा है, लेकिन सोमवार की सुबह 7 बजे नौसेना ने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। I had called them at night only and they were helpful and they came and helped me. I thank naval people, all the authorities, all those helicopter pilots and all. They were very good. They have saved all 20 people lives. इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से राहत बचाव के काम में दिक्कतें भी आई, लेकिन मौसम भी नेवी के जवानों का हौसला कमजोर नहीं कर पाया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस जहाज में पानी भरने की वजह क्या थी। और उत्तर प्रदेश के पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जगेंद्र के परिवार ने अपना धरना खत्म कर दिया और अखिलेश यादव ने जगेंद्र के परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। हत्या के 2 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्रकार जगेंद्र सिंह के परिवार की याद आई। जगेंद्र के बेटे और पिता ने करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जगेंद्र के परिवार को 30 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा 2 लोगों को सरकारी नौकरी और जगेंद्र की पत्नी को पेंशन देने का वादा किया, जिसके बाद परिवार ने धरना खत्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है जो हत्यारोपी हैं उन्होंने नाम लिख लिए हैं और कहा कि इनकी गिरफ्तारी होगी और निष्पक्ष जांच होगी और जो 30 लाख रुपए की मुझको आर्थिक मदद दी गई है। हम दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी दी गई है, मम्मी को पेंशन प्रावधान किया गया है। हालांकि अब तक आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी एक स्थानीय पत्रकार को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक खनन माफिया ने बालाघाट में पत्रकार की पहले हत्या की और फिर महाराष्ट्र के वर्धा में पत्रकार का शव दफना दिया। पत्रकार संदीप कोठारी का बुरी तरह जलता हुआ शव पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन परिवार ने संदीप का शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार का कहना है कि जब तक हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि बाद में पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी टीम बनाने के वादे के साथ परिवार को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। ब्रजेश डहरवाल और इसके सहयोगी 4 लोग हैं और सोनू डहरवाल है बूटी बोरी का, कटंगी का विशाल कोठारी है, जितेंद्र अग्रवाल है, मुन्ना मिश्रा है, राकेश नरसवानी है। इन लोगों ने सारे लोगों ने एक गुट बना के मेरे भाई का मर्डर किए हैं। पुलिस की दलील है कि हत्या का पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिवार का कहना है कि संदीप खबरों के जरिए खनन माफिया की पोल खोल रहे थे और यही हत्या की असली वजह है। खबर गुजरात से, जहां अहमदाबाद में एक फिल्म जैसी लव स्टोरी के असली किरदार सामने आए हैं। ये लव स्टोरी है एक हिंदू लड़के और मुसलमान लड़की की, जो अब अपने ही परिवारों से जान बचाते हुए भाग रहे हैं। राजस्थान के मोहित और गजाला का प्यार अब परिवार की झूठी शान में फंसकर रह गया। 3 साल पहले किडनी फेल होने के बाद मोहित अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती था। उसी अस्पताल में गजाला भी किडनी की बीमारी के बाद भर्ती हुई। दोनों के परिवार से ही उन्हें किडनी मिल गई, लेकिन अस्पताल में दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन परिवार इस शादी के खिलाफ था। लिहाजा मोहित और गजाला ने 18 दिसंबर 2013 को उदयपुर में कोर्ट मैरिज कर ली और शादी के बाद से ही इनके परिवार इनकी जान के दुश्मन बन गए। मेरी फैमिली, इसकी फैमिली दोनों राजस्थान की थी, तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, इससे बातें करते थे, तो उस तरीके से हमारी मुलाकात शुरू हो गई। प्रॉब्लम होगी ये तो पता था, लेकिन
कहते हैं प्यार में कुछ देखा नहीं जाता है। मोहित और गजाला परिवार के डर से अहमदाबाद आ गए, जहां उन्हें सहारे की उम्मीद भी दिखी। ऐसे ऑनर किलिंग की केसेस आते हैं जिसमें जो पिसता है, जो मरता है, उनको कोई मदद नहीं करता है। मैं क्या, सभी संस्थाओं को इनको आके मदद करनी चाहिए। इन लोगों के लिए जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं है। मोहित और गजाला को अब एक दूसरे का दर्द मंजूर है, मगर एक दूसरे से जुदा होना मंजूर नहीं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ मुहिम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई, जबकि सेना के 2 जवान घायल हो गए। बता दें कि रविवार शाम सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ आतंकियों के होने की खबर मिली। खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और घरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी पार्टी पे फायर हुआ, इसी में गन बैटल स्टार्ट हुई और उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। एक का नाम जावेद अहमद है, वो रडोनी बाला का ही है और 2014 से एक्टिव था, और दूसरा इदरीस है जो न्यूली रिक्रूटेड है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके से एक AK-47 राइफल भी बरामद की। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन देश दिन भर में खबरें और भी जल्द हाजिर होंगे। IBN 7 पर आप देख रहे हैं देश दिन भर। खबर महाराष्ट्र से, जहां भिवंडी में पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या के आरोप में व्यापारी की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भिवंडी में व्यापारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। वारदात 24 मई की है। उस वक्त व्यापारी की पत्नी ने ही 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की जांच में शक की सुई पत्नी पर घूमती रही। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने 2 लोगों को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान महिला ने व्यापारी की संपत्ति हासिल करने के लिए साजिश रचकर उसकी हत्या करा दी। और एक बार फिर बात योग की। योग दिवस की जबरदस्त कामयाबी के बाद केंद्र सरकार अब NCERT के पाठ्यक्रम में भी योग को जोड़ने जा रही है। आज मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित योग शिक्षकों के एक सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया। केंद्र सरकार की ओर से संचालित स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा तक योग को अनिवार्य विषय बनाए जाने के साथ ही इसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि योग के विषय में 80% नंबर प्रैक्टिकल और 20% नंबर थ्योरी में मिलेंगे। इसके अलावा अगले साल योग पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ छात्र को 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 17 जुलाई को एक मोबाइल ऐप शुरू होगा, जहां पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की NCERT की किताबें मुफ्त डाउनलोड की जा सकेंगी। और खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां एक ऑटो ड्राइवर की छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि ऑटो ड्राइवर ने पहले उसे छेड़खानी की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लड़की का यह भी आरोप है कि ऑटो ड्राइवर ने पहले उसका पर्स और मोबाइल छीना और फिर उसे चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया। मैंने उसे कहा कि ये मेरे ऑफिस का रास्ता नहीं है, ये गलत रास्ता है। तो उसने कहा ये शॉर्टकट है, आपको नहीं पता। मैंने उतरना चाहा, लेकिन उसने उतरने नहीं दिया। और जब मैं जानबूझ के वो जंगल की तरफ ले गया, फिर मैं उतर गई। मुझे डाउट हुआ बहुत ज़्यादा, तो मेरे उतरते ही उसने मुझे मेरा वॉलेट छीना, सारा सामान छीना और जंगल में धक्का दे दिया। और वहाँ जाकर बहुत मारा, गला दबाया, बदतमीज़ी करने की कोशिश की। और खबर राजस्थान से, जहां सीकर में एक स्कूल में 10 दिन के अंदर 2 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और गुस्साए परिजनों ने स्कूल संचालकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। सीकर के प्रिंस स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले छात्र भूपेंद्र सिंह ने रविवार शाम को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रिंस स्कूल है जो CBSE बोर्ड वाला स्कूल है, उसमें एक बच्चे ने फांसी खा के सुसाइड कर लिया। जिस पर मौके पर पहुंचे थे उसकी डेड बॉडी लेके आए। अभी परिजनों ने 302 की रिपोर्ट दी है
बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जांच करेंगे। उधर परिजनों ने स्कूल संचालकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराते हुए पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि इसी स्कूल के छात्रावास में 11 जून को भी हरियाणा के रहने वाले एक छात्र ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी स्पेशल रिपोर्ट के साथ।